बाल गंगाधर तिलक और गांधी, ये दोनों ऐसे मास लीडर भारत में हुए कि हम कह सकते हैं कि एक सेंस में जो मास या बड़े स्तर पर लोगों की जो फॉलोइंग वाला लीडर जो पैदा होता है, उसकी इनिशियल स्टेज तिलक ने क्रॉस की और उसके बाद उसको पूरी तरह से भारत में चरितार्थ किया महात्मा गांधी ने। तो एक हिसाब से तिलक गांधी जी के मास लीडर के रूप में पूर्वज थे, मतलब उनके अग्रज थे। हालांकि भी तिलक बाल पाल लाल की जोड़ी में देखे जाते हैं, परंतु ये सत्य है कि एज कंपेयर टू लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, तिलक की फॉलोइंग, उनकी लाइकिंग दूसरे राज्यों में जहां अन्य भाषाएं बोली जाती थी मराठी के अतिरिक्त ज़्यादा थी। चाहे फिर वो सेंट्रल प्रोविंस हो, सेंट्रल प्रोविंस हो, या आजकल का उत्तर प्रदेश के इलाके हों, या बंगाल हो, या दक्षिण भारत हो, या पंजाब हो, तिलक को ज़्यादा लोग पढ़ते थे, ज़्यादा लोग उनको आइडलाइज करते थे एज कंपेयर टू बाल, लाल एंड पाल। और मोर ओवर जो उन्होंने उनकी जो पर्सनल लाइफ थी उसमें जो रेबिलियस नेचर उनका था, बार बार जो सामने आता था, चाहे वो उसके लिए उनको कई बार जेल जाना पड़ा जब उन्होंने चापेकर बंधुओं के कृत्य का समर्थन किया, या उनके नारे स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेके रहूँगा, इसके लिए हर सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हूँ, या आपके घर में अगर चोर घुस जाए और आप उसको निकाल नहीं सकते तो आपको उस घर को आग लगा देनी चाहिए। इस तरह की बातें जो तिलक ने की और स्वराज शब्द को जो उन्होंने नई शक्ति दी, इससे तिलक पूरे भारत में एक एटलीस्ट पढ़े लिखे लोगों के बीच में एक सिंबल के रूप में उभर के सामने आ रहे थे। फिर सूरत में जो फूट हुई और उसके बाद तिलक को जो कारावास हुआ मांडले में, वो इस बात का प्रूफ है कि अंग्रेज़ों की नज़रों में भी वो सबसे बड़े थ्रेट भारतीय अनरेस्ट के नज़र आते थे, जो बात बाद में बेलेंटाइन शिरोल ने कही भी कि भारतीय अनरेस्ट का पिता है तिलक। मोर ओवर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर एनी बेसेंट के साथ मिलकर के उन्होंने क्रॉस डिफरेंट रीजन एक मूवमेंट खड़ी की जिसका नाम होम रूल लीग रखा गया। और पहली बार इसमें किस तरह से मास को लार्ज स्केल पर लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, इकट्ठा करना है, ये इसका एक्सपेरिमेंटेशन प्रॉपर तरीके से किया गया। ये इसको प्रॉपर तरीके से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। हालाँकि इससे बड़े स्केल पर 1905 का बंग भंग आंदोलन भी हुआ, पर उसका मेन फोकस एक प्रोविंस सेंट्रिक हो गया था, पर ये मांग पूरे भारत की थी। नेशनलाइज्ड पर्सपेक्टिव पे पूरे भारत की मांग थी। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पूरे भारत पे पड़ता। तो इस हिसाब से तिलक गांधी के अग्रज थे। फ़र्क ये था कि तिलक की जो फॉलोइंग थी वो अब एलीट से मध्यम वर्ग पे आ चुकी थी, जो कि मध्यम वर्ग कोई दुकानदार था, कोई क्लर्क का काम करता था, कोई छोटा अच्छा किसान था। वो अब तिलक के फॉलोअर हो गए थे और ये बात इससे दिखती है कि वो बाइलिंगुअल थे और इवन पाल भी बाइलिंगुअल थे और लाल भी बाइलिंगुअल थे। वो पंजाबी और इंग्लिश में लिखते थे। तिलक जी मराठी और इंग्लिश में लिखते थे। इससे इंग्लिश से उनके क्रॉस रीजनल फॉलोअर डेवलप हुए और मराठी से उनकी अपनी लोकल फॉलोइंग पैदा हुई। और तिलक जी ने शिवाजी को की जो महानता थी उसको फिर पुनर्स्थापित करवाया आधुनिक भारत में। किस तरह से उन्होंने हिंदू पदशाही को स्थापित करके मुगलों के विदेशी रूल को हटाया था, ये बात उन्होंने फिर से मैनिफेस्ट की। और उनकी क्रांतिकारी पर्सनैलिटी को देखते हुए विशेषकर ब्राह्मण समाज में कई ऐसे क्रांतिकारी यूथ पैदा हुए, जैसे कि सावरकर बंधु, चापेकर बंधु, और तिलक ने उनका समर्थन भी किया और बहुत से लोगों को श्याम जी कृष्ण वर्मा के माध्यम से विदेश तक भेजा ताकि वो और ज़्यादा अध्ययन करके क्रांतिकारी होकर के उभर सकें। तो ये तिलक के कई योगदान हैं। पर तिलक कभी भी भारत से पूर्ण राज्य का सपना नहीं देख रहे थे। वो डोमिनेंस स्टेटस, स्वराज की बात कर रहे थे कि भारतीयों को अपने भीतरी राज्य के अंदर स्वयं अपने निर्णय करने का अधिकार हो। जहाँ तक भारत की विदेश नीति का संबंध है, उसमें अंग्रेज तय कर सकते हैं। जिस तरह की व्यवस्था अंग्रेजों ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के लिए की थी, उस तरह की मांग तिलक के मन में थी
आयरलैंड की तरह उनमें होम रूल की व्यवस्था दी जाए। तो तिलक में ये फ़र्क है। तिलक के समय पूर्ण आज़ादी का कॉन्सेप्ट नहीं था, जबकि गांधी तिलक के काफ़ी बाद आते हैं और वो आकर के सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हैं और इस तरह के वस्त्र धारण करते हैं कि वो समाज के बिल्कुल पददलित और बिल्कुल पीछे के लोगों को भी जोड़ सकें और फिर वो महिलाओं को और समाज में बहुत निर्धन लोगों को अपने आंदोलन में जोड़ कर लाते हैं। उनके लिए अहिंसा और सत्य का प्रोग्राम खड़ा करते हैं और सत्याग्रह की व्यवस्था करते हैं और इसके माध्यम से लोग, चाहे उन्हें ये प्रैक्टिकली पता ना हो कि वो क्या कर रहे हैं, पर उन्हें ये पता लगा कि हम गांधी जी के आदेश को फॉलो कर रहे हैं और ये जो शराब की दुकान है या ये जो धरना हम कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम अंग्रेजी प्रशासन को, अंग्रेजी राज्य को चुनौती दे रहे हैं और उसके बाद की क्या योजना है ये गांधी जी पर छोड़ देंगे। और गांधी जी ने भाषा भी प्रयोग की संत की, गांधी जी ने कपड़े भी ओढ़े संत के, गांधी जी ने भारतीय ट्रेडिशन से राम राज्य और इस तरह के कॉन्सेप्टों को उठाया, धर्म के कॉन्सेप्ट को उठाया और उसको लेके आगे चले। तो दोनों ही भारतीय कल्चर की पृष्ठभूमि को अपना आधार बनाते हैं, चाहे गांधी जी हो या तिलक हो। हाँ, तिलक आउटराइट गीता के रहस्य पे फोकस करते हैं जब जेल में रहते हैं और गांधी जी गीता भी मानते हैं, साथ ही साथ वो थोड़ा-सा अपना क्रॉस कल्चर को स्वीकार करते हुए कुरान भी देखते हैं और साथ में बाइबल की भी स्टडी करते हैं और कई मिशनरी भी गांधी से जुड़ते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, चाहे वो वेरियल एल्विन हो या एक अमेरिकन थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी उनके साथ जुड़े, जिनको दीनबंधु कहा गया, सीएफ एंड्रयूज़। तो वो लोग गांधी से जुड़ते हैं और गांधी के प्रभाव में आते हैं, क्योंकि गांधी में कुछ ना कुछ जो क्रिश्चियन जो फॉलोअर थे उनको गांधी में क्राइस्ट की छवि दिखाई देती है, जो बात बाद में मार्टिन लूथर किंग ने भी कही कि गरीबों का मसीहा या गरीबों के बीच में रहने वाला, वो बात उनको दिखाई देती है। तो ये फ़र्क तिलक और गांधी में भी है, कुछ समानताएं हैं और दोनों ही भारतीय आंदोलन की ऐसी महाछवियाँ हैं जिनकी अपनी कमियां भी हैं। तिलक ने सामाजिक सुधार को पहले रोका, उसकी तुलना में उन्होंने पॉलिटिकल लिबरेशन को इम्पोर्टेंस दी कि पहले भारतीयों को आज़ादी दो, उसके बाद मैरिज की उम्र तय करो, उसके बाद जाति व्यवस्था का अंत करो, पहले हमें पॉलिटिकल फ्रीडम दो, हम खुद को सुधारेंगे, हमारा बुरा सा बुरा रूल बाहर के अच्छे से अच्छे रूल से अच्छा है। ये तिलक का कॉन्सेप्ट था। शायद इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे अम्बेडकर का थॉट डेवलप होता है और वो लिखते हैं कि स्वराज पे जितना एक चित्त पावन ब्राह्मण का हक है, उतना एक शूद्र का भी है। और फिर वहाँ से क्वेश्चनिंग खड़ी होती है महाराष्ट्र में अम्बेडकर की अध्यक्षता में। और गांधी जी का भी, हालांकि उन्होंने अछूतोद्धार और हरिजन के लेवल को लेकर के कई प्रयास करने का प्रयास किया, परंतु ये सत्य है जब बात आई तो उन्होंने देश की आज़ादी को और हिंदुओं की एकता को प्राथमिकता दी एज कंपेयर टू डिप्रेस्ड क्लासेस के इंटरेस्ट को देखते हुए, जो कि पूना समझौते में हमें दिखाई देता है। हालांकि उसके बदले में उन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन था उसको डबल किया अम्बेडकर के साथ। तो ये कुछ उनकी कमियां भी हैं। तो दोनों महापुरुष नंदलेस इनके बिना भारतीय आज़ादी का जो इतिहास है उसकी स्टडी करना काफ़ी हद तक अधूरा रह जाता है। धन्यवाद।